तो दोस्तों एलिस इन बॉर्डरलैंड का तीसरा सीजन 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और इसके 6 एपिसोड आ चुके हैं। साइंस फिक्शन, थ्रिलर और ड्रामा से भरी हुई ये नेटफ्लिक्स सीरीज काफ़ी पॉपुलर है। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा। सीजन 3 की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से सीजन 2 की एंडिंग हुई थी। सभी प्लेयर्स से यह पूछा गया था कि वो इस दुनिया में रुकना चाहते हैं या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। आरिसु और यासागी अपनी दुनिया में लौटना चाहते थे, जबकि सुनातो और याबा गेम की दुनिया में रहने का फैसला करते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि आरिसु अपनी दुनिया में लौट आया है और वो यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स को बताता है कि उसके साथ हुआ क्या था। वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, फिर वो वॉशरूम गया और सब कुछ बदल गया। एक आदमी पूछता है, जब मीटियोर गिरा था तब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था, क्या यह सच है? आरिसु कहता है हाँ। तभी मात्सुयामा नाम का एक रिसर्चर आता है और पूछता है, जब तुम बेहोश थे क्या तुमने कोई और सपना देखा था किसी गेम के बारे में? वह आदमी कहता है, ऐसा गेम जहां लोगों की जान दांव पर लगी होती है। आरिसु बहुत सोचता है और फिर कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसे गेम का कोई सपना नहीं आया, पर शायद मुझे किसी सफ़र का सपना आया था। एक ऐसा सफ़र जहां मैं बहुत दूर कोई देश में चला गया था। इसके बाद आरिसु को वो लोग वापस जाने देते हैं और एक आदमी मात्सुयामा से कहता है कि इस लड़के पर इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, मगर मात्सुयामा कहता है कि बहुत सारे सर्वाइवर्स ने गेम का जिक्र किया था। कुछ ने तो आतिशबाजी की भी बात की और बाकी सर्वाइवर्स ने भी इसका जिक्र किया, मतलब कि सबने एक जैसा सपना देखा था। मात्सुयामा व्हीलचेयर के सहारे चल रहा होता है। एक आदमी कहता है कि मात्सुयामा मौत के बाद की जिंदगी के बारे में रिसर्च कर रहा है। मात्सुयामा आरिसु से मिलता है और पूछता है कि उसने अपने इंटरव्यू में सफर का जिक्र किया था। अगर आरिसु को उस सफर के बारे में कुछ याद आए तो वह उसे कांटेक्ट करे। आरिसु कहता है, जरूर करूंगा। बाहर जाकर आरिसु ओसागी से मिलता है। अब वह दोनों हस्बैंड वाइफ थे। मात्सुयामा ओसागी को देखकर किसी को याद करने लगता है। फिर वह ओसागी से कहता है, अगली बार जब तुम मिलोगी तो क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे पाओगी? तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वह उसे अपना कार्ड दे देता है। पता चलता है मात्सुयामा सुशिकान यूनिवर्सिटी में साइकोपैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहाँ से निकलने के बाद पता चलता है कि आरिसु काउंसलिंग सेंटर में इंटर्नशिप शुरू करने वाला है और शायद अगले साल ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाएगी। ओसागी यह सुनकर कहती है, लगता है तुम अच्छे पति बनोगे। आरिसु पीछे देखता है और मात्सुयामा उन्हें घूर रहा होता है। मात्सुयामा अपने रिसर्च पर काम कर रहा था। उसके पास 10 सब्जेक्ट हैं और उसे पता चलता है कि इन 10 लोगों ने कोमा में एक जैसा सपना देखा था। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जो एक ग्रुप के बारे में बताता है, जो ग्रुप हिप्नोसिस करते हैं। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ मीटियोर गिरा था। जितनी भी बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी थी, उनकी मरम्मत का काम फिर से शुरू हो गया था। मात्सुयामा शिबुया क्रॉसिंग पहुंचता है। बड़ी सी क्रॉसिंग पार करने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहीं उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है। वह लड़की वही थी जो पहले उसे मैसेज कर रही थी। वह पूछती है, क्या तुम उस ग्रुप के सेमिनार में जाना चाहते हो? मात्सुयामा कहता है, जरूर। क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकती हो? वह लड़की मात्सुयामा से कहती है, तुम मत जाओ, वहाँ जाना खतरनाक है। मात्सुयामा पूछता है, तुमने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया? वो लड़की कहती है, हमने वहाँ गेम्स खेले, मज़ेदार लगे थे। फिर वह कहती है, एक हफ्ते में तुम्हें इनविटेशन मिल जाएगा और बताए हुए लोकेशन पे पहुँच जाना है। कुछ दिनों बाद जब ऑफिस में मात्सुयामा पुलअप्स कर रहा होता है, तभी उसके कंप्यूटर पर किसी का मैसेज आता है। उसी मेल में उस ग्रुप का मैसेज होता है जिसने उसे सेमिनार का इनविटेशन दिया था। इसके बाद वह बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां एक बिल्डिंग के अंदर डायरेक्शन फॉलो करते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां पहले से ही 6 लोग इंतजार कर रहे थे। एक आदमी उन लोगों से कहता है, अब तुम यहाँ आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। मात्सुयामा को उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर कहा जाता है कि उसे तो कुर्सी पर बैठना ही होगा। एक लड़की मदद के लिए उठकर आती है, लेकिन उससे कहा जाता है कि दोबारा कुर्सी से
मत उठना। मात्सुयामा किसी तरह चेयर पर बैठ जाता है और फिर गेम शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि वह यहाँ पर मौत को करीब से एक्सपीरियंस करने आई थी। आदमी कहता है इस गेम का नाम है ओल्ड मेड। सातों प्लेयर्स के पास पत्ते रखे हुए थे। वो आदमी इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर आपके पास पत्तों का जोड़ा है तो उसे फेंकना है, और अगर अंत में किसी के पास जोकर होगा वही गेम का विनर होगा। जिससे जोकर लिया जाएगा वह बाहर हो जाएगा। जैसे ही एक लड़की से जोकर वाला पत्ता लिया जाता है उसे चोर का झटका लगता है और वह मर जाता है। यह देखकर एक लड़की डर कर उठती है, उसे भी झटका लगता है और वह भी मर जाती है। वह आदमी फिर से दोहराता है, मैंने पहले ही कहा था कुर्सी से मत उठना वरना मारे जाओ। बाकी 5 प्लेयर्स डर के मारे खामोश थे। गेम चलता रहता है, एक एक कर सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। आखिर में मात्सुयामा और एक लड़का बचे होते हैं। मात्सुयामा के पास 2 पत्ते होते हैं और वह दूसरा आदमी जोकर कार्ड को छोड़कर दूसरा वाला उठा लेता है। उसे भी झटका लगता है और वह मर जाता है। जोकर मात्सुयामा के पास बचता है और वह गेम जीत जाता है। फिर वहाँ लाइट टिमटिमाने लगती है और वह सुनाता को, जो कि एक सीरियल किलर है, मात्सुयामा को दिखाई देता है, जो कहता है बॉर्डरलैंड में तुम्हारा स्वागत है। के बाद हम उसागी को देखते हैं जो अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रही होती है और उसे पहाड़ के किनारे अपने पिता दिखाई देते हैं। वो पीछे मुड़कर एक बार देखता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। अचानक उसागी की नींद खुल जाती है, यानी कि यह केवल एक बुरा सपना था। आरिसु उसे संभालने लगता है। अगली सुबह दोनों बातें कर रहे होते हैं और आरिसु पूछता है कि अब हमें अपने लिए एक खुद का घर लेना चाहिए। उसागी कहती है लेकिन इसके लिए तो पैसे लगाने होंगे ना, शायद हमने शादी की अंगूठी में सारा पैसा खर्च कर दिया। फिर वह कहती है मुझे इस पेन का रंग बहुत पसंद आया और आरिसु को एक एनवलप देती है, जिसके बाद वह अपने काम पर निकल जाती है। इधर न्यूज में बताया जाता है कि टोक्यो के कोटो वार्ड के एक बिल्डिंग में 7 लोगों की डेड बॉडीज मिली। कहा जा रहा है कि वह लोग किसी सेमिनार में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस का मानना है कि सभी लोगों ने एक साथ खुद को खत्म कर लिया। आरिसु काउंसलिंग सेंटर में काम कर रहा होता है और वहाँ पर एक पेशेंट आती है जो शिबुया हादसे से जुड़ी होती है। वह पेशेंट एक लड़की है और वह कोई और नहीं बल्कि एन होती है। एन आरिसु को पहचान लेती है पर आरिसु उसे पहचान नहीं पाता। एन कहती है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ किसी और जगह में। उस दुनिया में लोगों ने मौत को करीब से देखा है, तुमने भी वहाँ मौत को नजदीक से देखा ही होगा। लगता है तुम बस भूल गए हो। ओसागी सीसाइड पैराडाइज हो रिसोर्ट पहुँचती है और यह वही रिसोर्ट है जो हमने सीजन 1 में देखा था। वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, लेकिन अब वहाँ का नजारा काफी बदला हुआ लगता है। पर ओसागी को कुछ भी याद नहीं आता। एन आरिसु को याद दिलाने लगती है कि एक और दुनिया भी है। हम दोनों उस दुनिया में थे और बचकर निकले थे और फिर असली दुनिया में वापस आ गए। ओसागी जब अपनी नजरों से इधर उधर देखती है तो उसे गेम्स की कुछ झलकियां याद आने लगती हैं। वह घबरा जाती है और धीरे धीरे सब कुछ उसे याद आने लगता है। एन यहाँ कहती है कि वह उस दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ रही है और उसे एक रास्ता मिला भी। किसी दवा के जरिए इंसान को उस दुनिया में भेजा जा सकता है। तभी वहाँ डॉक्टर काउंसलिंग के लिए पहुँच जाती है। शाम को जब आरिसु अपने घर आता है तो ओसागी उसे कॉल करती है। फोन पर बहुत रो रही होती है और कहती है मुझे माफ कर देना। आरिसु यह सब सुनकर परेशान हो जाता है और तुरंत निकल पड़ता है ओसागी को ढूंढने के लिए। अगली सुबह वह ऑफिसर्स के पास जाकर ओसागी की मिसिंग रिपोर्ट देता है। ऑफिसर्स दिखाते हैं कि आखिरी बार ओसागी को सी साइड पैराडाइज रिसोर्ट में देखा गया था और वहाँ एक आदमी भी देखा गया। आरिसु पहचान लेता है कि वह आदमी तो मात्सुयामा है। ऑफिसर पूछता है क्या तुम्हारी पत्नी इस आदमी को जानती है? आरिसु कहता है हाँ, हम दोनों उससे यूनिवर्सिटी में मिले थे। ऑफिसर कहता है शायद दोनों का अफेयर चल रहा है, क्योंकि रिजॉर्ट में दोनों एक ही समय पर मौजूद थे। इसलिए आरिसु यूनिवर्सिटी पहुंचता है और वहां भी उसे पता चलता है कि मात्सुयामा से भी लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एडमिन उसे लेकर मात्सुयामा के ऑफिस में आती है और बताती है कि वो आफ्टर लाइफ जैसी अजीब चीजों पर रिसर्च कर रहा था और वह कभी भी बिना बताए छुट्टी पर तो नहीं
नहीं जाता। एडमी कहती है कि मात्सुयामा अलग अलग सेमिनार में जा रहा था जो बहुत ही डरावने होते थे। वह पूछती है कि कहीं इस सब से आपकी पत्नी से कोई लेना देना तो नहीं। आरिसु को वहाँ पर न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जिसमें ओसागी के पिता की मौत की खबर छपी होती है और साथ में ओसागी का इंटरव्यू भी। आरिसु इंटरव्यू देखने लगता है और उसमें ओसागी बताती है कि उसे डरावने सपने आते हैं और हर सपने में वह देखती है कि उसके पिता खुद को खत्म कर लेते हैं। मात्सुयामा पूछता है क्या तुम्हारे पिता के साथ कोई झगड़ा था? ओसागी कहती है बिल्कुल भी नहीं, वह तो बहुत हंसमुख इंसान थे। मात्सुयामा कहता है हो सकता है कि तुम अपने पिता को अलविदा नहीं कह पाई, कुछ बची कुची बातें रह गई हों। ओसागी कहती है कि कुछ बातें हैं जो वह नहीं बताना चाहती। मात्सुयामा कहता है क्या तुम अपने पति से भी इस बारे में बात नहीं करती? ओसागी कहती है नहीं, दोनों तो मिले, हमारी जल्दी शादी हो गई, पर मैं अभी भी अपने पिता के साथ उलझी हुई हूँ। आरिसु जब घर लौटता है तो एक अंधेरे गली में उसे एक परछाई दिखाई देती है। सुनातो सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए बुलाया है, क्या तुम उस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? तुम जल्दी सब कुछ याद कर पाओगे और उस दुनिया में लौट भी पाओगे। फिर वह एक पत्ता निकालता है और आरिसु के पॉकेट में रख देता है। वह बोलता है तुम्हारी पत्नी भी उस दुनिया में वापस पहुंच चुकी है। फिर तेज रोशनी के साथ सुनातो वहां से गायब हो जाता है और आरिसु को गेम की दुनिया की एक झलक दिखती है। पॉकेट में जोकर वाला कार्ड होता है। तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है। बताया जाता है कि उन्हें ओसागी मिल गई है, पर वह कोमा में है और वह आदमी जिसने ओसागी को किसी तरह का ड्रग्स देने के लिए मजबूर किया था वह भी वही है। डॉक्टर कहता है आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, शायद एक ही हफ्ता हुआ है, हो सकता है कि ये ओसागी को भी पता ना हो। आरिसु अंदर जाता है और ओसागी को देखता है। बगल वाले बिस्तर पर मात्सुयामा भी कोमा में पड़ा था। आरिसु हैरान हो जाता है कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। के बाद ऑफिसर्स एक साथ बात करते हैं और वह टोक्यो में हो रहे उन घटनाओं पर बात करते हैं जहां लोग खुद को खत्म कर रहे हैं। आरिसु यह सब देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी किडनैप हो गई है, पर आपने कुछ भी नहीं किया। ऑफिसर कहते हैं बिना ठोस सबूत के हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। आरिसु ओसागी की चीज चेक करता है जिसमें जोकर वाला कार्ड भी होता है। ऑफिसर पूछता है क्या इन चीजों में कुछ अजीब है? आरिसु कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है। ऑफिसर बताते हैं कि मात्सुयामा के पास भी जोकर वाला कार्ड मिला। तब आरिसु को एन की बातें याद आती हैं कि इस दुनिया से भी अलग एक और दुनिया है। इसलिए वह तुरंत एन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरी पत्नी कोमा में है, वह प्रेग्नेंट है और उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं किसी आदमी से मिला था जिसने मुझे जोकर वाला कार्ड दिया। तुमने मुझे भी उस दुनिया के बारे में बताया था जहाँ से हम दोनों बाहर निकले थे और वही आदमी मुझे वैसा ही कुछ बता रहा था और शायद हो सकता है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा उसी दुनिया में हो। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पत्नी को जिंदा वापस ला सकूं? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी मदद करो। एन कहती है जब किसी इंसान की धड़कन रुक जाती है तो फिर उसे चालू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय होता है और उन 2 मिनटों में वही लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमने जो महसूस किया था वह वही दुनिया थी। अगर तुम वहां जाओ और 2 मिनट के अंदर अपनी पत्नी को ला सको तो तुम्हारी पत्नी बच सकती है। आरिसु पूछता है सिर्फ 2 मिनट? एन कहती है जब हम वहां पर गए थे तो हमें ऐसा लगा था हमने लंबा समय बिताया, पर असल में हमारी धड़कन केवल 1 मिनट के लिए रुकी थी। इस दुनिया में जो कुछ होगा और उस दुनिया में जो हम महसूस करते हैं दोनों काफी अलग हैं। इसलिए भले ही तुम्हें वहाँ 2 मिनट कम लगे, पर वहाँ पहुंचकर तुम्हें भयानक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आरिसु कहता है अगर मैं वहाँ फंस गया तो? एन कहती है तो तुम मर जाओगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। पता चलता है कि ओसागी को दिल का दौरा पड़ा है। इसके बाद आरिसु अपने मन को पक्का कर लेता है और वह उसी दुनिया में जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने का सोचता है। एन तुरंत एक दवा निकालती है और कहती है यह वही ड्रग्स है जिसे तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे। एन आरिसु को इंजेक्शन लगाती है। आरिसु कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वह डर रहा था कि कहीं 2 मिनट ऐसे ही निकल न जाए। तभी वह देखता है घड़ी रुक चुकी होती है और एन वहां से गायब हो गई। जैसे ही आरिसु बाहर निकलता है वह देखता है कि पूरी बिल्डिंग खाली है। सामने इंस्ट्रक्शन लिखे थे साउथ ईस्ट की ओर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ, वहीं गेम शुरू होगा। आरिसु जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ किसी इंसान के नामो निशान
नहीं थे, मतलब कि आखिरकार वो बॉर्डरलैंड पहुंच चुका था। कुछ समय के बाद गेम अरीना तक वह पहुंच जाता है, जो एक मंदिर जैसा था। दरवाजा खुलते ही अंदर काफी सारे प्लेयर्स खड़े होते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ कई सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। अब वहाँ सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ कौन सा गेम होने वाला है। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है कि गेम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो मैं इसका सेकंड एपिसोड जल्दी लाऊंगा। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.